नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल गया है। मुकुल गोयल यूपी के नए डीजीपी बनाए गए हैं। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई। न्यूज 18 लगातार ये बता रहा था 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल अभी बीएसएफ के एडीजी हैं, लेकिन उन्हें उनके नाम पर यूपी के नए डीजीपी के तौर पर मोहर लग गई। काफी मंथन का दौर चला। आखिरकार मुकुल गोयल के नाम पर मोहर लगी, जो पहले ही न्यूज 18 ने आपको बता दिया था। तो बीएसएफ के एडीजी 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल के हाथ में यूपी पुलिस की कमान होगी। अगला चुनाव भी उन्हीं के रहते यूपी में होगा, तो यह काफी अहम है इस वक्त। तो मुकुल गोयल का ये बतौर डीजीपी चुना जाना काफी अहम है। चुनावी साल में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मुकुल गोयल कौन हैं। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आईआईटी नई दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई पहले की थी। आजमगढ़ में एसपी रह चुके हैं। वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ में एसएसपी की जिम्मेदारी निभा चुके। इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ में आईजी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं और सिविल्स यानी कि आईपीएस क्वालिफाई करने से पहले आईआईटी की पढ़ाई भी कर चुके हैं, यानी इंजीनियर रह चुके हैं। और उसके बाद फिर एक ब्यूरोक्रेट, एक पुलिस ऑफिसर। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता जुड़ गए। ऋषभ, क्या खास बातें ऐसी मुकुल गोयल के पक्ष में गई कि उनको चुना गया? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रोसेस है क्या कि यूपीएससी सीनियरिटी के आधार पर लिस्ट भेजती है, एक पैनल बना के भेजती है राज्य सरकारों को। राज्य सरकार फिर उसमें से सेलेक्ट करती है। 3 नामों का पैनल भेजा जाता है, उन 3 में से एक को सेलेक्ट करना पड़ता है स्टेट को। तो जो यूपीएससी ने कल डिस्कशन के बाद जो पैनल भेजा वो सीनियरिटी बेस्ड ही था। तो कुल जो प्रोसेस थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद चल रही पूरी प्रक्रिया, उसके तहत नासिर कमाल साहब सबसे ऊपर थे, दूसरे नंबर पे मुकुल गोयल, तीसरे नंबर पे आरपी सिंह थे। तो अब ये स्टेट का डिस्क्रिप्शन बन जाता है कि इन 3 में से किसको चुनता है। तो सबसे पहले उन्होंने यूपीएससी की उस प्रोसेस को सम्मान दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उसी पैनल में से जो दूसरे नंबर पे थे मुकुल गोयल, उनको चुन लिया गया। रही बात मुकुल गोयल की कर लेते हैं। 87 बैच के आईपीएस अफसर हैं उत्तर प्रदेश का, उनको अच्छा खासा तजुर्बा है। जो एक अफसर ऐसा ढूंढा जाता है जिसके पास अच्छा खासा फील्ड एक्सपीरियंस हो, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की हो एक्सपीरियंस हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन या सीबीसीआईडी इस तरह के पदों पे जो रह चुका हो। तो एक जो कंप्लीट पोर्टफोलियो होता है, एक जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, उस तरह के अधिकारी मुकुल गोयल हैं। आप कप्तान के लेवल से बात करेंगे तो हाथरस, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, सहारनपुर, ऐसे बरेली ऐसे जिलों में वो रह चुके हैं। फिर उसके बाद बरेली, कानपुर, वाराणसी रेंज के डीआईजी रह चुके हैं, गोरखपुर के भी एसपी रह चुके हैं। फिर अगर आप सेंट्रल में जाते हैं तो आईटीबीपी, एनडीआरएफ और इस वक्त खुद बीएसएफ, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं। बिल्कुल ऋषभ, तो साफ तौर पे जो आप बता रहे हैं कि उनका लंबा अनुभव और उनका जो बैकग्राउंड है आईआईटी और फिर आईपीएस, तो तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर, तो कहीं न कहीं उनकी योग्यता दोनों तरीके से देखी है सरकार ने और फिर उनको बनाया है अगला डीजीपी। धन्यवाद आपका। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार मालती रावत को पार्टी से निकाल दिया है। मालती रावत पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, जिसके बाद एसपी प्रदेश अध्यक्ष ने मालती रावत के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का ये कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक कई ऐसे अपने नेताओं को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। इसी आरोप पे बीजेपी का साथ देने का आरोप मालती रावत पर, और उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया है उन्नाव में। मालती रावत पूर्व उम्मीदवार, एसपी की उम्मीदवार थी और उनको अब पार्टी ने बाहर कर दिया है। आरोप यह लगा है कि बीजेपी का साथ उन्होंने दिया
और ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार यह सिलसिला जारी है। सवाल है कि क्यों एक एक करके समाजवादी पार्टी के तमाम जिला पंचायत परिषद के जो तमाम सदस्य हैं जिला पंचायत के, वो एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जैसा खुद समाजवादी पार्टी जिस आरोप में निकाल रही है अपने इन तमाम नेताओं को। क्या इन नेताओं की निष्ठा समाजवादी पार्टी से कम हो रही है, या फिर जैसा आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी किसी तरह का दबाव इन पर काम कर रहा है? आज ही खबर आई बलिया से, हालांकि यहां पर बीजेपी के ही नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किडनैप कर लिया है बीजेपी के सदस्यों को। मालती रावत खुद जुड़ गए हैं मेरे साथ, पूर्व उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की। मालती रावत जी, क्या हुआ? पार्टी ने आपको बाहर कर दिया, आपने बीजेपी का साथ दिया है? नहीं, ये गलत है, ये षड्यंत्र के तहत हुआ है। फिर ये कार्रवाई क्यों हुई है? किसने षड्यंत्र किया? ये सोची समझी सब चाल है। मेरा पक्ष चुनाव में नहीं गया है, मेरा पक्ष मुझे रखने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा जी। नहीं तो मतलब अब क्या आप करेंगी? बीजेपी के की जो उम्मीदवार हैं शकुन सिंह, उनका साथ देंगी आप? आपको जब समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया? नहीं देंगी? नहीं तो समाजवादी पार्टी का तो आरोप है कि आपने बीजेपी का साथ दिया, इसलिए आपको निकाला जा रहा है पार्टी विरोधी। अगर मैंने बीजेपी का साथ दिया होता तो मैं शायद आज माला मैं डाले होती और निर्विरोध होके आती। मैं उनका ऑफर ठुकरा के आई तो उसको मुझे ये सिला मिला है पार्टी से। मुझे तो ऑफर आया था, सही है ये, मुझे ऑफर आया था। अगर मैं उनकी बात मान लेती तो शायद आज हम बीजेपी की निर्विरोध होती। तो आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकराया, लेकिन पार्टी ने आपको ठुकरा दिया? जी। नहीं तो क्या था प्रस्ताव, क्या था बीजेपी का? जी, बीजेपी ने क्या प्रस्ताव दिया था? बीजेपी ने मुझे ये प्रस्ताव दिया था कि आप मेरी पार्टी में आ जाइए, मैं आपको निर्विरोध करा दूंगा। अच्छा, तो आपने ये ठुकरा दिया? मैंने कहा मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकती। तो फिर पार्टी, समाजवादी पार्टी ने फिर भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये तो बड़ा दुखद है आपके साथ। तो आपने बिल्कुल दुखद हुआ है मेरे साथ में ना, आप समाजवादी पार्टी के रही जिस ना पार्टी के लिए मैंने पूरी ईमानदारी से जिस पार्टी में मैं रही, बदले मुझे ये सिला मिला उस पार्टी से कि मुझे अपनी बात कहने का भी मौका नहीं दिया गया। तो अब आपका अगला कदम होगा क्या? क्या करेंगे अब आप? अब अगला कदम क्या होगा अभी मैं नहीं बता सकती। समाजवादी पार्टी से लड़ेंगी, उसके खिलाफ खड़ी होंगी? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का क्या मतलब रह गया मेरे लिए? नहीं तो उसके खिलाफ खड़ी होंगी ना, क्योंकि आपके साथ ये व्यवहार किया ना समाजवादी पार्टी, आप कह रही हैं। अब अभी तो आज मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। चलिए ठीक है मालती रावत जी। मालती रावत जिनको पार्टी ने बाहर कर दिया है, उन्नाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आप देख रहे हैं अनु टंडन के साथ खड़ी है मालती रावत। अनु टंडन जिन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन किया है, उन्नाव से बड़ी नेता रही हैं, सांसद रही हैं, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन अब उन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया है। और धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सलाउद्दीन नाम के आरोपी को यूपी ला रही एटीएस अहमदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। सलाउद्दीन को विदेशों से फंड भेजा गया था, सलाउद्दीन को विदेशों से चंदा मिलता था और बड़ोदरा में 2 एनजीओ भी वो चलाता है सलाउद्दीन। और धर्मांतरण करने वाले गैंग को फंड करने का आरोप है सलाउद्दीन के ऊपर। गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, अहमदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस और गुजरात की एटीएस ने मिलकर के ये गिरफ्तारी की है एक ज्वाइंट ऑपरेशन में। कहां तार धर्म परिवर्तन गैंग के। चार धाम यात्रा से जुड़ी खबर बताएं आपको। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दाखिल की है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाई थी और चार धामों में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शन कराने के निर्देश दिए थे। सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को 3 जिलों के लिए खोलने की एसओपी जारी की थी।
लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। और उत्तराखंड में नेताओं के दिल्ली जाने की खबर सियासी हलचल पैदा कर देती है और फरवरी में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अटकलों का ट्रेंड तेज हो चुका है। अब एक बार फिर अचानक सीएम तीरथ यावत को दिल्ली से बुलावा गया, जिसके बाद हलचलें तेज हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बुधवार सुबह दिल्ली क्या गए, सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी हो या कांग्रेस, अंदर खाने सुगबुगाहट तेज है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को अचानक दिल्ली बुलाया गया। मैंने कहा ना, हमको चुनाव में जाना है 22 के अंदर, और उस दृष्टि से तैयारियां, ये सारी चीजें, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम, ये हमको आगे कार्यक्रम लेना है और उस दृष्टि से बातचीत। मुख्यमंत्री ने 2022 चुनाव की बात कही, लेकिन अपने उपचुनाव पर कुछ भी नहीं कहा और यही बात विपक्ष के समझ नहीं आ रही। कांग्रेस का कहना है कि सरकार साफ करे कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया तो जवाब सरकार की ओर से भी आया। क्या मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे? संविधान क्या कहता है? या क्या जो है नया मुख्यमंत्री राज्य को मिलेगा या विधानसभा भंग होगी समय से पहले? ये सारे के सारे यक्ष प्रश्न जो है वो हमारे सामने, उत्तराखंड के लोगों के सामने खड़े हो गए। उनकी मानसिकता पे हम नहीं जाना चाहते। ये उनके घर का मामला है, वो निर्णय लें। मुख्यमंत्री जी कहाँ से लड़ेंगे, जिस दिन निर्णय होगा उस दिन मालूम हो जाएगा। वो अपनी तैयारियां करें मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने की। साफ है, मुख्यमंत्री को करीब 70 दिन के भीतर विधायक बनना है और उससे पहले चुनाव लड़ना है, जिसकी तारीख का ऐलान चुनाव आयोग को करना है और प्रचार बीजेपी को। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के इलेक्शन पर सस्पेंस बना हुआ है। और इस सस्पेंस ने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि देहरादून से दिल्ली तक बीजेपी में भी बेचैनी बढ़ा दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने राम मंदिर जमीन मामले में संघ और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, क्या आरएसएस भी मान रहा है कि बीजेपी वाले और ट्रस्ट भ्रष्ट हैं? प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के केयरटेकर तो बनेंगे भैया जी जोशी, लेकिन क्या इसकी कोई कानूनी वैधता है? तो आखिर जांच क्यों नहीं हो रही? जेल कब जाएंगे भ्रष्टाचारी? अयोध्या जमीन विवाद पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह का तंज। और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के साधु संत और व्यापारी भिड़ गए। काफी देर तक दोनों पक्षों में हंगामा होता रहा। इस दौरान संतों ने व्यापारियों के लड्डू भी सड़क पर फेंक डाले। संतों ने आरोप लगाया कि दुकानदार मंदिर के प्रसाद के लिए घटिया लड्डू बना रहे हैं, जिसकी पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। वहीं लड्डू सड़क पर फेंकने से नाराज व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद सुलझाने की कोशिश की। हमारे जो हलवाई हैं, जो लड्डू बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, ये बहुत ही गंदा सड़ा हुआ प्रसाद बेच रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराकर इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन के वहाँ पे होते हुए कुछ लोग वहाँ से आए, करीब 30-35 लोग, साधुओं का एक ग्रुप आया और हनुमानगढ़ी के जितने भी दुकानदार थे सबको मारा पीटा और उनके जो लड्डू प्रसाद आदि बिक्री के लिए रखे थे उसको नीचे गिरा दिया। निश्चित तौर से बहुत गलत काम है, व्यापारियों के ऊपर बहुत गलत ये लगाया गया है। अब इधर दो तरीके से मामला आदमी सह रहा है, गलत हो रहा है। और कशी पर जारी है खबरों का सिलसिला।